नमस्कार। पानी। हम सुनते हैं कि धरती का लगभग 3/4 हिस्सा पानी से ढका है और ये नवीकरणीय भी है। तो फिर ये अजीब बात है ना कि दुनिया भर में और अपने देश भारत में भी पानी की इतनी कमी महसूस होती है। हाँ, ये वाकई एक पहेली जैसा लगता है। बिल्कुल। सुनने में आता है कि 2025 तक मतलब करोड़ों लोग पानी की भारी किल्लत झेल सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? देखिए, ये सच है कि पानी दिखता तो बहुत है, पर जो इस्तेमाल लायक साफ पानी है ना, उसकी कमी असल में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा। और आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो इसी क्यों को समझने में मदद करते हैं। बात सिर्फ ये नहीं कि कहीं बारिश कम होती है। हाँ, अक्सर लगता है कि पानी की कमी मतलब राजस्थान या वैसे इलाके, लेकिन जैसा आप कह रही हैं शायद ये पूरा सच नहीं है। तो क्या ये मैनेजमेंट का मामला है, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, या फिर मतलब सबको बराबर पानी नहीं मिल पा रहा? बिल्कुल, इसमें कई बातें जुड़ी हुई हैं। पहली तो जैसे आपने कहा, बढ़ती आबादी। ज्यादा लोग हैं तो पीने के लिए, घर के कामों के लिए ज्यादा पानी चाहिए, सीधी सी बात है। सही। और फिर ज्यादा लोगों का पेट भरने के लिए अनाज भी ज्यादा उगाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। जिसके लिए चाहिए सिंचाई, और सिंचाई खासकर वो जो सूखे मौसम में होती है वो पानी का बहुत बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करती है। कृषि सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल करती है असल में। और शहरों का क्या? वहां भी तो आबादी बढ़ रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। क्या वो जमीन के पानी पर मतलब भूजल पर असर डाल रहे हैं? सुनने में आता है कई सोसाइटीज अपने बोरवेल लगा लेती हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। ये जो भूजल का अनियंत्रित दोहन है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा। चाहे वो शहरों की हाउसिंग सोसाइटियां हो या गांव में किसान जो अपने खेतों में कुएं या नलकूप लगा रहे हैं। इससे हो क्या रहा है कि जमीन के नीचे पानी का स्तर वो खतरनाक तेजी से नीचे जा रहा है। मतलब जैसे बैंक से पैसे निकालते जाओ और जमा कम करो। बिल्कुल वही बात है। बैंक खाली हो जाएगा। और इसके साथ ही है औद्योगिकरण। इंडस्ट्रीज को भी तो बहुत पानी चाहिए। हाँ, उनके प्रोसेस के लिए भी, और उनको चलाने के लिए जो बिजली चाहिए, खासकर हाइड्रो पावर, उसके लिए भी पानी चाहिए। तो ये तो हुई पानी की मात्रा की बात, लेकिन पानी की क्वालिटी, मतलब अगर पानी है भी पर गंदा है तो फिर उसका क्या फायदा? एकदम सही सवाल। ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है। हमारी नदियां, झीलें, इनमें घरों का गंदा पानी, उद्योगों का केमिकल वाला कचरा, खेतों से बहकर आने वाले कीटनाशक, उर्वरक, ये सब मिल रहा है। ओह। तो पानी अगर मात्रा में हो भी तो वो इतना प्रदूषित हो जाता है कि इंसानों के इस्तेमाल लायक ही नहीं बचता। पीने के लिए तो खतरनाक है ही, कई बार सिंचाई के लिए भी ठीक नहीं रहता। तो मतलब साफ है कि हमें पानी बचाने और उसको ठीक से मैनेज करने की बहुत जरूरत है, हमारी सेहत के लिए, अनाज उगाने के लिए, लोगों की आजीविका के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए भी। बिल्कुल। सरकार भी कुछ कर रही होगी इस दिशा में। स्रोतों में जल जीवन मिशन और अटल भूजल योजना का जिक्र था। हाँ, जल जीवन मिशन का लक्ष्य तो बहुत बड़ा है। हर गांव के हर घर तक पाइप से पीने का साफ पानी पहुंचाना, एक तय मात्रा में रोज। अच्छा, प्रति व्यक्ति 55 लीटर शायद? हाँ, लगभग उतना ही। और अटल भूजल योजना वो खास तौर पर उन इलाकों पर ध्यान दे रही है जहां भूजल का संकट ज्यादा है। वहां कोशिश है कि लोग मिलकर पानी के इस्तेमाल का तरीका बदलें, मतलब खर्च करने के बजाय बचाने पर जोर दें। ये तो समुदाय के स्तर पर बदलाव लाने की कोशिश है। हाँ, व्यवहार परिवर्तन। अच्छा, लेकिन बड़े स्तर पर देखें तो आजादी के बाद एक बहुत बड़ा जोर बड़े बांधों पर था, बहुउद्देश्य परियोजनाएं। नेहरू जी ने तो इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। हाँ, कहा था। और सोच अच्छी थी कि एक ही प्रोजेक्ट से सिंचाई भी हो जाए, बिजली भी बन जाए, बाढ़ भी रुक जाए, पीने का पानी भी मिल जाए। और बने भी बड़े बड़े बांध, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, सरदार सरोवर, कई उदाहरण हैं। लेकिन जैसे हर चीज के दो पहलू होते हैं, हाँ। इनके साथ भी दिक्कतें सामने आईं। एक तो ये कि बांध नदी के दौड़ के बहाव को रोक देते हैं। अच्छा। नदी जो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी, मतलब सिल्ट, बहाकर लाती है, वो बांध के पीछे जलाशय में जमा होने लगती है। तो इससे क्या होता है? इससे एक तो बांध की पानी रोकने की क्षमता कम होती जाती है, और दूसरा वो उपजाऊ मिट्टी नीचे खेतों तक या डेल्टा तक नहीं पहुंच पाती, और जलीय जीवन पर भी असर पड़ता है। मछलियों वगैरह के आने जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं। और ये भी सुना है कि बहुत सारी जमीन डूब जाती है, जंगल, गांव। बिल्कुल, विस्थापन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इन परियोजनाओं का। साथ ही रुके हुए पानी से बीमारियां फैलने का खतरा, और ज्यादा सिंचाई वाले इलाकों में जमीन में नमक जमने यानी लवणीकरण की समस्या भी देखी गई है। और राज्यों के बीच पानी के बंटवारे पर झगड़े। वो तो है ही। कृष्णा गोदावरी जैसे विवाद काफी पुराने हैं।
तो अगर बड़े बांधों के साथ इतनी चुनौतियां हैं तो क्या इसका कोई विकल्प है? शायद छोटे स्तर पर कुछ। स्रोतों में वर्षा जल संचयन का जिक्र बार बार आया है। हाँ, और ये भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। सदियों से हमारे यहाँ बारिश के पानी को सहेजने के तरीके मौजूद रहे हैं। जैसे पश्चिमी हिमालय में गुल्न या कुल होते थे, छोटी नहरें। बंगाल में बाढ़ के पानी को खेतों तक ले जाने के चैनल बनते थे। और राजस्थान का तो क्या कहना, वहाँ खादीन और जौहर जैसे तरीके थे। और वो टांके, छत के पानी वाले? हाँ बिल्कुल, टांके तो कमाल की चीजें हैं। बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर जैसे इलाकों में लगभग हर घर में जमीन के नीचे पक्के कुंड होते थे, जिनमें छत का बारिश का पानी जमा किया जाता था। अच्छा। और इस पानी को पालर पानी कहते थे, मतलब प्रकृति से मिला सबसे शुद्ध पानी। पालर पानी, ये नाम तो मैंने पहली बार सुना। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि आज भी जहां नहर का पानी पहुंच गया है, जैसे इंदिरा गांधी नहर के आने के बाद टांकों का चलन कम हुआ है, पर कुछ लोग अब भी टांके रखते हैं। कहते हैं कि नल के पानी का स्वाद अच्छा नहीं लगता। वाह, ये तो दिखाता है कि पानी सिर्फ जरूरत नहीं, संस्कृति और स्वाद से भी जुड़ा है। बिल्कुल। और क्या आज के जमाने में भी ये छत वाला सिस्टम काम का है? क्यों नहीं, बहुत कारगर है। कर्नाटक में एक गांव है गेंडाथोर, वहां करीब 200 घरों ने इसे अपनाया है और गांव में पानी की कमी नहीं रहती। तमिलनाडु तो पहला राज्य है जिसने इसे हर घर के लिए जरूरी कर दिया है। सच में? कानून बना दिया। हाँ, कानून है। और सबसे अनोखा उदाहरण शायद मेघालय का है। शिलोंग शहर, जो दुनिया के सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह चेरापूंजी और मौसिनराम के पास है, वहां भी गर्मियों में पानी की किल्लत हो जाती है। अरे, इतनी बारिश के पास होके भी? हाँ, और वहां लगभग हर घर में आपको छत वर्षा जल संचयन का सिस्टम मिलेगा। और वहां बांस से बनी ड्रिप सिंचाई प्रणाली भी है, जो कहते हैं 200 साल पुरानी तकनीक है। गजब, मतलब स्थानीय तरीके आज भी बहुत काम के हैं। बिल्कुल, ये दिखाते हैं कि कैसे लोग अपने माहौल के हिसाब से समाधान ढूंढ लेते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर अगर देखें तो कहानी ये बनती है कि पानी तो शायद प्रचुर है, पर हमने अपने तरीकों से जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करके, उसे गंदा करके और सबको बराबर न देकर उसे दुर्लभ बना दिया। हाँ, आपने बिल्कुल सही सार निकाला। मानवीय कारण ज्यादा बड़े हैं। पर इसका हल फिर किसी एक तरीके में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें एक संतुलन बनाना होगा। बड़ी योजनाएं, बांध, सरकारी मिशन अपनी जगह जरूरी हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ साथ हमें ये छोटे, स्थानीय, समुदाय आधारित तरीके जैसे वर्षा जल संचयन, इनको भी पूरी अहमियत देनी होगी। पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का मेल शायद काम आए। और शायद यहीं पर हमें रुककर सोचना चाहिए, भविष्य के लिए संतुलन कैसा दिखेगा। बड़े बांधों की अपनी सीमाएं हैं, विवाद हैं, दूसरी तरफ ये स्थानीय जल संचयन के सफल उदाहरण हैं। तो आगे चलकर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या बड़ी केंद्रीकृत परियोजनाओं पर ज्यादा ध्यान दें या फिर समुदाय आधारित संरक्षण को और ताकत दें? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी की उपलब्धता तय करेगा।